धीरज जी, पहला रिमार्क दरअसल मैं आपसे लूंगा। अब नदीम अंसारी जी का दरअसल धीरज जी मानना यह है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, आपने टिकटें बांटने में इतनी ज्यादा जल्दी कर दी। हुआ दरअसल यह है कि मखदूमपुर, बोधगया, यहाँ पर दो दो तीन तीन उम्मीदवार एनडीए के आ गए हैं। अब कौन किसके लिए वोट मांगेगा? क्या वहां पर गृहमंत्री अमित शाह, पीएम मोदी रैली कर पाएंगे, जनसभा कर पाएंगे? वो दरअसल आपसे जानना चाह रहे हैं। से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने एक सांस में 5-6 सीटों का नाम बता दिया। हाँ एक सांस में करीबन अपनी 5-6 सीटों का नाम बता देते कि कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे, हाँ। या ये बता देते कि गठबंधन कहां। नदीम जी, जरा अपनी 5-6 सीटों का नाम बताइए, कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे आप? बताएंगे आप? ये कृपया करें बताने का, कृपा करें। देखिए, इनके अपने अपने घर में झांकते नहीं, दूसरे के घरों पे पत्थर उछालने चले हैं। एक शायरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि कभी खुद के अंदर भी झांक आया करो, यूं इल्जाम ना आईने पे लगाया करो। अरे बिहार की जनता ने आपको आईना दिखा रखा भाई, 1990 से आपको यहां से बाहर का रास्ता दिखा रखा, बेदखल कर रखा। आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी लीजिएगा। आज की सत्ता से बेदखल कर रखा आपको, और आप हैं कि बड़ी बड़ी बातें अरे आग रहे हैं। आपको इस देश ने 65 साल से बाहर रखा था, 65 सालों से इस देश की जनता ने आपको बाहर रखा था। अभी वोट चोरी के माध्यम से आप लोग वापिस आ गए, हमें बात बताते हैं। और तुम्हारे ऊपर भाग रहे हैं। अरे वोट भैया, चोरी करके आप सरकार बना लिए हैं। अरे भैया, क्या दुनिया जानती है? मैंने, हमारे आदरणीय नेता ने आपको ये बात बता दिया कैसे वोट चोरी होती है, कैसे वोट चोरी करके सरकार बनाई जाती है। और यही 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 देश की जनता 65 साल आपको बाहर रखी है, भूल गए? आप अगर इस तरीके से काले कार्डों में न किया तो कब तक आप फिर बाहर हो गए होते। देश की जनता ने बाहर कर रखा है, बिहार की जनता ने 1990 से बाहर कर रखा है। अपनी 5-6 बताते अरे जाइए। देश की जनता और बिहार की जनता आपको पैसा, बिहार में तो नहीं, नदीम अंसारी जी, नदीम अंसारी जी, आपने नहीं नदीम अंसारी जी, दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं कि एनडीए ने जितनी फुर्ती और जितनी तेजी दिखाई है उसकी आधी रफ्तार नजर नहीं आ रही। चुनाव लड़ने में सबसे पहले सक्रिय महागठबंधन हुआ था, रैलियां, बैठकें, रोड शो सबसे पहले शुरू आपने किए, और अब तक आपका कोई अता पता नहीं चुनावी मैदान में। अब तक लोगों को नहीं पता कि मेरी विधानसभा से महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा। 48 घंटे बचे नामांकन में। अपनी सीटें गठबंधन जिस तरीके से मजबूत है वैसा कोई काम नहीं करेगी कि एक सीट के ऊपर 4 एनडीए के लोग खड़े हो जाएंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि देश से बाहर है। अरे इनसे पूछिए बिहार में कहीं भाजपा की सरकार बनी है? देखिए, आप महागठबंधन की इतनी तारीफें कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में मुझे पूर्णिया बहुत याद आ रहा है। एक शख्स बड़े जोर शोर से आया, अपनी पूरी पार्टी कुर्बान कर दी, उसको टिकट तक नहीं दिलवा पाई थी कांग्रेस पार्टी, है ना। महागठबंधन का उससे खूबसूरत नजारा हमने कभी नहीं देखा ऐसे। अरे आप इनका नजारा तो देखिए ना, महागठबंधन का नजारा तो आप देख रहे हैं, हमारा नजारा और नजरिया बिल्कुल साफ है। आया इस पर पूर्णिया में जो हुआ लोकसभा में, वैसा कितनी सीटों पर अबोर होगा विधानसभा चुनाव 2025 में? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। आवाज ये जानना चाह रहा हूं मैं धीरज जी आपसे कि ये कैसे मनाया, कैसे आपने? जितन राम मांझी जिस तरीके से वो बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा, बादलों ने साजिश की, बारिश हुई, पता नहीं क्या क्या वो ट्विटर पर लिखे जा रहे थे, और एक एक सीट और भी मांग रहे थे साथ साथ। दरअसल कौन सी ये गुट्टी पिलाई? दरअसल देखिए, अच्छी बात है कि हम एक स्वस्थ लोकतंत्र में रहते हैं। हाँ। सबको अपनी बात कहने की आजादी है। एनडीए इसका जीता जागता प्रमाण है कि हम अपनी बातें कहने के लिए आजाद हैं। वो सारे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अपने अपनी पार्टी के मुखिया हैं, अपने दलों के वो हेड हैं। तो जितने भी ये हमने सीट अनाउंस किया ना, ये सारे दलों के जो अपने हेड हैं वो बैठे एक साथ, उन्होंने विचार विमर्श किया, उसके बाद जाके ये प्रक्रिया हुई कि हमने सीटों का अनाउंसमेंट किया। लेकिन मैं विपक्ष से ये जरूर पूछना चाहूंगा, हमारे ऊपर तो बहुत दिख रहे हैं, अपनी सीटों के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे कि कहां से। अब मेरी तो जानकारी में है कि आदरणीय जो तेजस्वी यादव जी हैं, वो तो अभी तक यही देख रहे हैं कि बड़े भैया कहां कहां से चुनाव में प्रत्याशी उतार रहे हैं। पहले तो परिवार से ही अपने परेशान है, तो गठबंधन का परिवार कहां से बना पाएंगे? मेहताब सिद्दीकी जो जवाब इस पर, पहले चर्चाएं थी कि फुलपरास और राघोपुर 2 सीटों से लड़ेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन अब राघोपुर से ही सिर्फ लड़ेंगे, नामांकन भी भर दिया है। लेकिन चिंताएं अब यह भी सता रही है कि तेज प्रताप जी कहां कहां दरअसल अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। हुआ है ना ये भी? जी जी, चिंता इनकी वही है। अभी दूसरे फेज मेहताब सिद्दीकी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेहताब सिद्दीकी जी बिल्कुल अटके हुए हैं, पता नहीं जिस तरीके से आरजेडी अटकी पड़ी है, मेहताब जी भी अटक गए स्क्रीन पर। दोबारा से कनेक्ट कीजिए मेहताब जी को, उनसे ले लेंगे इस पर जवाब, या फोन कॉल के जरिए से आप मेहताब जी को दरअसल जोड़िए। नदीम जी, आपका रिएक्शन इस पर?
देखिए, आप ये जिन जिन बातों को कह रहे हैं, हाँ उन सारी चीजों का खुलासा आपको मिल जाएगा, वक्त पे मिलेगा। और जो हमारे अभी भाई कह रहे हैं कि आप 5 सीट गिना दीजिए, 10 सीट गिना दीजिए, हमारा वो इतिहास नहीं है। भाजपा को देख लीजिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिस भी राज्य में जिन छोटे दलों के साथ रहे हैं, उसको ही निगलने और बर्बाद करने का इनका इतिहास रहा है। अब हाँ ये बिहार का चुनाव आया है और इस बार ये चाहते हैं कि नीतीश जी को भी निपटा दिया जाए। तभी तो ये आपके पूरे सवाल के ऊपर ये खुल के ये नहीं कह पाए कि नीतीश जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और नीतीश जी इस चीज को भांप चुके हैं और उनको अंदाजा हो चुका है। इस वजह से अब इनका यहाँ क्या सुर पटौल है वो आप देखिए, और कल परसों के बीच और क्या क्या निकल के आ रहा है वो आप देखते चले जाइए। नीतीश कुमार को लेकर इतनी फिक्र दरअसल महागठबंधन को है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेहताब सिद्दीकी जी हमारे साथ आ गए चर्चा में वापस। मेहताब जी, अब तो आवाज आ रही है आपको? मेहताब जी, यहाँ लोकतंत्र है। हर पार्टी की आजादी के लिए हम लोगों ने, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए हमारा ये अधिकार है कि डेमोक्रेसी में हमारा विरोधी हो या हमारा समर्थक हो, पार्टी को बचना चाहिए, लोगों को बचना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उनसे हमारा विरोध है, मतभेद है, सब कुछ है, लेकिन पार्टी को कोई बर्बाद करने का हमारे पास इतिहास नहीं। इनके यहाँ इतिहास भरा पड़ा है। मेहताब जी, दरअसल अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, धीरज जी भी जानना चाह रहे हैं, उसकी बैसाखी तोड़ देते हैं। ठीक है, नदीम अंसारी साहब बात कर लेते हैं अब उनसे भी। मेहताब जी, बात यह कि परिवारवाद का आरोप खूब झेला, लेकिन अब परिवार से लड़ना भी पड़ेगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तो नजर रखनी है। भाई कहां कहां से लड़ रहे हैं बड़े वाले, वो भी अब देखना पड़ेगा। नहीं, वो देखिए, वो देश आजाद है, मुल्क आजाद है, लगता है आजादी है, उनको लड़ने का उनको इख्तियार है। पार्टी का जो निर्णय था उनको हम लोगों ने स्वीकार किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने 6 साल के लिए उनको पार्टी से निकाला। अब वो चाहे आजाद है, वो लड़े न लड़े, पर हमारा डिबेट का हिस्सा नहीं है। डिबेट का हिस्सा ये है हमारा कि हम बिहार में जो पलायन जैसी समस्या है, बेरोजगारी जैसी समस्या है, शिक्षा का स्तर गिर चुका है, आप हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज है, जहाँ चूहा जो है वो पेशेंट वगैरह का आंख खा जाना है, पुल को जो है चूहा खत्म कर दे रहा है। समस्या इस पर है, बात इस पर होनी चाहिए कि हमारा जो नेता है, विजनरी लीडर है तेजस्वी यादव जी, इतने विजनरी है कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी, 3 करोड़ सरकारी नौकरियां पैदा करने की बात कहने लग गए। बिल्कुल। नदीम जी, कैसे देंगे समझ नहीं आ रहा, आप बताइए ना जरा। कैसे? देखिए, हम लोगों का ये इतिहास उठा के आप देखिएगा तो मेरी बातों को आपको पता चल जाएगा। नहीं, आप बताइए ना, जब देश कैसे देंगे? 2 से 3 करोड़ सरकारी नौकरी कहां से लाएंगे बिहार में? कैसा देश था? और आज कहां से कहां तक ये लोग पिछले 11 साल में कौन सी फैक्ट्री लगाए? 20 साल बिहार में कौन सा इन्होंने तरक्की कर दिया है? ये लोग 71,000 करोड़ के घोटाला वाले हैं। इनके यहाँ 5 मंत्रियों के ऊपर अलग अलग दवा घोटाला और सब घोटाले के घोटाला कह रहे हैं, सीएजी कह रहे हैं, साहब का मिलान नहीं हो रहा, आप घोटाला कहने लग गए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पहले, नदीम अंसारी साहब, बी सीरियस, बी सीरियस। रोजगार पलायन को लेकर बातचीत हुई चुनाव में, बहुत बहुत स्वागत, लेकिन कम से कम झूठ तो मत बोलिए ना नदीम अंसारी साहब। नदीम अंसारी साहब सुनिए, आप सुनिए, आप मुझे सुनेंगे आप मुझे बोलने देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि 2 से 3 करोड़ हर घर में सरकारी नौकरी आपको देनी पड़ेगी। 2 से 3 करोड़ सरकारी नौकरी कहां से लाएंगे बिहार में? और नौकरी चलो आप ले भी आए, उनको सैलरी कहां से देंगे जब बिहार का बजट ही 3,17,000 करोड़ है? तो इन 2-3 करोड़ लोगों को पैसे कहां से? इसके पहले देखिए, जिस तरीके से इन्होंने 1 रुपए में अडानी को इतनी बड़ी जमीन दी है, हम उसी पूंजीपतियों के पैसे को सरकार के पास लाएंगे और गरीब जनता को उसका अधिकार दिलाएंगे, उसको रोजी रोजगार दिलाएंगे। इनके पास करोड़ों करोड़ अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करने के लिए है, किसानों का कर्जा ये माफ नहीं करेंगे, क्योंकि किसान इनको। नदीम अंसारी जी, बिहार का बजट कितना है? वादी दिखता है, कभी और दिखता है। बिहार का बजट कितना है नदीम अंसारी जी? नदीम जी, बिहार का बजट कितना है? जी बिल्कुल कितना है बजट? आपको सब कुछ बजट कितना है? 3,17,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर 3 करोड़ सरकारी एम्प्लॉय आप बनाते हैं बिहार में और 40-50 हजार उनको सैलरी देते हैं, तो बजट आपका होगा 17,000 करोड़ रुपए।
आप नहीं, ये बातें कहने में अच्छी लगती है कि गरीबों से अमीरों से पैसे ले लेंगे, गरीबों में बांट दे देंगे, पूरा एक एनजीओ खोल देंगे, सुनने में अच्छी लगती है। प्रैक्टिकल नहीं है नदीम अंसारी जी, प्लीज प्रैक्टिकल नहीं है। रोशनी होगी, इसलिए हर घर में रोजगार होगा, हर घर में सरकारी नौकरी होगी। नहीं, आवाज दरअसल मुझे दोनों ही जो है विपक्ष के प्रवक्ताओं की सही तरीके से नहीं आ पा रही है। धीरज जी, अब आपके पास वो जो एक बड़ा आरोप लगा रहे थे नदीम अंसारी जी के बीजेपी के साथ जो भी जाता बीजेपी उसे खा जाती, निगल जाती, और वो दुर्दशा नीतीश कुमार जी की कर दी। धीरज जी, आपसे जानना चाह रहा हूं। धीरज पांडे जी, आपको आ रही आवाज? आपसे लेते हैं हिमांशु जी, आपसे लेते हैं इस पर रिएक्शन। दरअसल 17 महीने वाली जो सरकार चली थी, जब आप आए थे और इंडिया अलायंस की बुनियाद रखी सीएम नीतीश कुमार ने, वो उस वक्त यही कह रहे थे कि बीजेपी दरअसल जेडीयू को खत्म करना चाहती है, इसीलिए हम भागकर यहां पर पहुंचे हैं। फिर वापस बाद में चले गए और अब फिर से वही दुर्दशा फिर से सामने आ खड़ी है। लेकिन अब इलेक्शन में ऐसे फंस गए हैं कि अब ना तो बाहर आ सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। देखिए, कुल मिला के आप अभी भी देख सकते हैं जो महागठबंधन के जो प्रवक्ता हैं उनके बातों को भी आपको सुन के लग रहा होगा कि महागठबंधन सिर्फ अफवाह के आधार पे जाना चाहती है चुनाव पे। उसके पास कोई तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं है और कोई नीति भी नहीं है। उन्होंने अभी तक ना तो औपचारिक घोषणा की है। कल आप देखिएगा सीपीआई एमएल के जो पार्टी है उसने अपने 18 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। तो इससे उनका जो अंतरकला है वो पता लग जाता है आपको। कोई अभी सेल्फ प्रोक्लेम कर रहा है कि मुझे उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए, अभी तक उनके पास ना कोई चेहरा है, तो कोई नीति नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाना, यही सिर्फ उनकी नीति रही है। और जहां तक हमारी बात है तो हमारे अफवाह कैसे हिमांशु जी, हिमांशु जी अफवाह कैसे? वो जो बात जो है वो ऑन पेपर नजर आ रही है कि जिन सीटों पर आप 5 से 10 हजार वोट के मार्जिन से जीते हैं, एलजेपी आपके बाद दूसरी बड़ी पार्टी जिस विधानसभा में थी, वो सारी सीटें तो जो ले जाकर सीट शेयरिंग में बीजेपी ने एलजेपी के खाते में डाल दी। अफवाह कैसे हुई? फिर कुछ तो चल रहा है ना अंदर खाते। देखिए, एलजेपी है जो पिछले जो चुनाव में वो हमारे एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। हाँ। इस बार वो गठबंधन की हिस्सा है। हाँ। तो सभी पार्टियां वो एकोमोडेट तो करेंगी, सीटें तो देंगी। और अभी आप देखिएगा जो भी लिस्ट जारी हो रहे हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि किया गया था। अरे हिमांशु जी, कारकाट बडहरा जैसी सीटों पर आपके सिटिंग एमएलए हैं, वो सीटें आप दे देंगे एलजेपी को, चुनाव लड़ने देंगे उनको वहां से। देखिए, समझ रहे हैं आप बात को? औपचारिक घोषणा कभी हुई। और अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है कि अपने सिटिंग एमएलए हटाकर एलजेपी के खाते में वो सीटें डालनी पड़ रही, इसका मतलब दबाव है आप पर। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब सिर्फ अफवाहें नहीं है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। इनके यहाँ मैं बता दूं आपको, छोटी मोटी बातें हैं वो इनके यहाँ गठबंधन गया है। और जो खुद करप्शन में डूबे हुए हैं, अभी भी इन पे अभी चार्जशीट फाइल हुई है सीबीआई कोर्ट में, ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। तो इनका कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप वाले की बात कीजिए ना। नहीं है। मेहताब जी आवाज आ रही है आपको? मुजफ्फरपुर बालिका कांड पे बात कीजिए ना। हाँ, मेहताब जी को आवाज जा रही है। मेहताब जी आईआरसीटीसी स्कैम का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब चुनावी मैदान में जाएंगे कैसे दागदार चौरा लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मजबूती के साथ जब जितना काम किया है, नहीं दागदार चौरा लेकर कैसे जाएंगे? जनता की लड़ रही है, आप देख रहे हैं कौन दागदार चेहरा है? भारतीय जनता पार्टी और जदयू से बड़ा। अभी अशोक चौधरी 200 करोड़ का घोटाला किए हैं। मंगल पांडे की वाइफ का अकाउंट आप चेक कर लीजिए, सम्राट चौधरी को देख लीजिए। एनडीए का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है वो करप्शन में ऐसा है कि मिला हुआ है, उसके पूरे कपड़े पर करप्शन के दाग है। अब वो हमको कह रहे हैं कि दागदार चेहरा लेके हमने एक राउस एवेन्यू कोर्ट ने अदालत ने ठहराया है ना, दोषी करार दिया ना मेहताब जी। वो सिर्फ आरोप है जो प्रशांत किशोर ने लगाया। यहाँ राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोप सिद्ध किए हैं, साबित किए हैं कि ऐसा हुआ है, घोटाला हुआ है। आरोप और सिद्ध होना, इसमें फर्क है। आप मुकदमा लड़ेंगे वो अलग बात है। आप ये बताइए 13-14 साल की उम्र में तेजस्वी जी करोड़ों का टेंडर ले रहे थे क्या? आपको नहीं लगता है कि हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी? बिहार के अंदर में जिनकी ताकत थी हर एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके खिलाफ हमने ऐसे समाज को आगे लाने का काम किया जो पिछड़े थे, दलित थे, वंचित थे, शोषित थे, जो प्रताड़ित
तारीख थे ऐसे लोगों के, जाहिर सी बात है हमने ऐसे लोगों से मुकाबला किया बिहार के अंदर में। वो ताकत आज हमारे खिलाफ हर जगह बैठी हुई है, जो हमें तरह तरह के इल्जाम देती है। लेकिन हमारी लड़ाई है बिहार में जो शोषित है, वंचित है, उस तबके को आगे लाने के लिए हम लड़ेंगे, चाहे हमें दुनिया कोई कुछ भी कहे। हमारा एक विजन है, बिहार को पलायन मुक्त करना है, शिक्षाओं में फैसिलिटीज बढ़ानी है, और हॉस्पिटल में जो बेड नहीं है, पानी पीने की समस्याएं नहीं है, ठीक आईसीयू में इक्विपमेंट नहीं है, जो सारी चीजें जो दस्तयाब नहीं है, हमारा जो फोकस है, हमारे नेता का सिर्फ ये है कि बिहार को हमको मजबूत करना है और बिहार को बदलना है एक नई विजन के साथ, एक नई मेथड के साथ, एक नए तरीके से। बिजली सभी घरों में पहुंच गई है लगभग। हाँ, तो ये कोई नहीं है। नल जल में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है माननीय मंत्री जी के लोगों के द्वारा। नल जल के अंदर में माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार के जरिए इतना घोटाला हुआ है। आप आज चले जाइए ग्राउंड स्तर पर, एक गांव भी ऐसा नहीं है जहां नल से पानी गिर रहा हो। कोई ऐसी जगह नहीं है जो पानी की समस्या नहीं है। वाटर लेवल तक नीचे जा चुका है, लोग पानी को तरस रहे हैं। ये स्थिति है, ये स्थिति है जदयू की और भाजपा की और एनडीए की, जहां पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा था। आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले लोग पानी को तरस रहे थे। प्यास के कारण कितने लोगों की जाने गई है। ये नल जल की योजना बता रहे हैं, सबसे फ्लॉप योजना बिहार सरकार की। अगर सबसे फ्लॉप योजना अगर कोई है तो वो नल जल की योजना है, जहाँ लूटने का काम किया गया है। ठेकेदारों से अरबों खरबों रुपया टेंडर के नाम पे, ठेकेदारों के नाम पर मुखिया और जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों ने लूटने का काम किया है। ऐसे नहीं जाएंगे चर्चा में आगे, प्लीज प्लीज प्लीज। गुजारिश है धीरज जी, माफ कीजिएगा हिमांशु जी, आपसे भी और मेहताब जी, इस तरह की चर्चा में ना मैं कुछ समझ पाऊंगा ना मेरे दर्शक कुछ समझ पाएंगे। धीरज जी भी जुड़ गए हैं। धीरज जी, बिहार में दरअसल दावा यह है कि 9 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हम लोग पिछले 5 साल में कर चुके हैं, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर। लेकिन आरोप है मेहताब जी का कि वो जमीन पर नजर नहीं आता है। जो भी आपने खर्च किया वो दिखाई कहीं नहीं पड़ रहा और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। धीरज जी सुन पा रहे हैं आप? तो सर आज ये आवाज का बड़ा देख रहे हैं। हाँ। इन लोगों में बेताबी कैसी है सरकार बदलने की। यहाँ हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है सरकार से। ये ऐसी स्थिति बिहार में हो चुकी है, आवाम इनके खिलाफ खड़ी हो गई है सड़कों पर कि ऐसी निकम्मी भ्रष्टाचार सरकार को हम खत्म करेंगे। ये आवाम में गुस्से की लहर है। हिमांशु जी आपका जवाब लेता हूं मैं इस पर। हिमांशु जी, आरोप यही है, धीरज जी से मैं जानना चाहता था, उनकी आवाज दरअसल मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हिमांशु जी आप बताइएगा, वो कह रहे हैं कि दरअसल 9 लाख करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं बिहार में वो जमीन पर नजर नहीं आ रहे किसी भी तरीके से। देखिए ये सब आरोप निराधार है। हमारी जो प्राथमिकता रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, वो सोशल सेक्टर पे उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। सामाजिक न्याय पे सभी वर्गों तक विभिन्न योजनाओं को पहुंचाना, उनका कार्यान्वित करना, सड़क बिजली पानी इसको पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। तो ये चीजें आपको दिखेगी। ये इनको पता नहीं है, ये सिर्फ अफवाह फैला के जाना चाहते हैं चुनाव में। तो बहुत सारे काम हुए हैं, ग्राउंड पे वो दिखते भी हैं। लड़ रहे हैं आप मेहताब जी अफवाहों पर चुनाव? बिल्कुल, अफवाहों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग और भी तेजी से छलांग लगाने की स्थिति में है। तो बिहार की जनता पहले से 90 के दशक में जाना नहीं चाहती है, जिसमें ना तो कानून व्यवस्था बेहतर था, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना तो महिला सुरक्षा थी। तो आज इतनी बेहतर व्यवस्थाएं दरअसल बनाती है हिमांशु जी। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी है या नहीं। उस पर एक लफ्ज आपका, एक टिप्पणी, एक रिमार्क आपका हो जाए। बिहार में शराबबंदी है, हिमांशु जी क्या लगता है आपको? आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए बिल्कुल, नीति के तौर पे देखिएगा तो शराबबंदी एक क्रांतिकारी निर्णय था हमारे मुख्यमंत्री जी का। इन्होंने जो परिवार, जो महिलाओं को कष्ट झेलना पड़ता था अपने परिवार में, परिवार बिखर रहे थे, तो उनको महिला संगठनों द्वारा ये मांग किया गया था, जिसको नीतीश कुमार जी ने इसको नीति में लाया। चलो, नीति की तारीफ हो गई है। अब धरातल पर क्या है वो चीजें दरअसल मैं आपसे समझना चाहूंगा। क्या बिहार में शराबबंदी है हिमांशु जी? शराब मतलब कहीं नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं मौजूद है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जो भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे जो इलीगल कौन कर रहा है हिमांशु जी कानून का उल्लंघन? पैसा कमा रहे हैं हिमांशु जी, कानून का उल्लंघन कौन कर रहा है? पैसा कमा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस में बहाली की जा रही है और कार्रवाई हो रही है। आपको बहुत जेलों में आपको मिल जाएंगे जो बहुत सारे इलीगल
शराब बेचते थे, खरीदते थे, इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे जेलों में। तो ये फैक्ट है, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। अरे ये आरोप नीति तो है। जेडीयू इस कांग्रेस नीति का की- यह है कि बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उन्हीं के मद्देनजर ये पूरा काम होता है और पूरा जो पैसा है, कट ऑफ है, उनको पहुंचता है। और ये पूरी जो आपकी नीति है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और ये करने वाले बीजेपी जो जेडीयू के नेता है वो इसमें इन्वॉल्व है और उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है शराबबंदी के कारण। तो वो चाह रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, उनकी सरकार आएगी तो वो फिर से शराब चालू कर देंगे। तो इससे पता लगता है कि किसके नेता को नुकसान हुआ है शराबबंदी में। तो वो नहीं, आप गलत कह रहे हैं। चलो, दरअसल गलत उम्मीद कह अब रहे हैं। हमें है कि हमारे कांग्रेस और शराब आरजेडी की भी बढ़ावा लिस्टें सामने आए, किस तरह के सूरत हाल बनेंगे उन पर भी रख लेंगे नजर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रवक्ताओं का चर्चा में मेरे साथ अंत तक दरअसल बने रहने का। धीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और नदीम अंसारी जी आपका भी। मामला दरअसल ये है कि जिस तरीके से पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, दोनों ही गठबंधन को लेकर तफसील मैंने आपको शुरू में भी बताई थी। एनडीए में बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर 2-2, 3-3 उम्मीदवार मैदान में आने को तैयार है और महागठबंधन में तो ऐसी खींचतान कि कांग्रेस और आरजेडी अब तक ये तय नहीं कर पा रही कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा। ये तो बहुत दूर की बात है। नामांकन में बचे सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे। कल और परसों का दिन, 17 तारीख के बाद नामांकन नहीं होगा। पहले राउंड के जो चुनाव है, पहले फेज के, उसका नामांकन 17 को खत्म है। तो ऐसे में अब दोनों पार्टियों को सोचना होगा, उम्मीदवारों का ऐलान भी जाहिर तौर पर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बेबाक मुंसिफ में आप सभी का। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।